जय हिंद दोस्तों। भारत टीवी के इस प्रोग्राम भारत की बात संदीप भारतीय के साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम आपको भारत की, देश विदेश की, खेलों की, बॉलीवुड की और जो अन्य खबरें जो आपके काम की है हम आपको वो बताएंगे। तो आप भी अपने सवाल पूछ रख सकते हैं किसी भी मुद्दे के ऊपर। तो आप निष्पक्ष होकर अपने सवाल पूछ सकते हैं और अपने सुझाव भी रख सकते हैं किसी भी मुद्दे पर। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि ये जो सर्जिकल मास्क है, 2 मास्क अगर आप ये यूज़ करते हैं तो 2 मास्क, डबल मास्क आप लगा के रखें। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और 2 गज की दूरी बना के रखें और जो सरकार ने जो गाइडलाइंस दी है उनका आप पालन करें, क्योंकि कोरोना के मामलों में भी काफ़ी गिरावट आई है, लेकिन अभी भी हमें सावधानी बरतनी है। और इसलिए हमारे आपसे निवेदन है कि जितना हो सके अभी घर में ही रहें, और अगर आपको बहुत ही ज़रूरी काम है तभी आप घर से बाहर जाएं, क्योंकि हमने देखा कि भारत के अलग अलग राज्यों में धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने लगा है और जो ज़रूरी भी था, क्योंकि कई लोग अपने जैसे घर पे बैठे हैं काफ़ी समय से। पर सावधानी आप ज़रूर बरतें, ये हमारा आपसे निवेदन है। अब खबरों की शुरुआत करते हैं। मैं आपको जो कल कोरोना के जो केसेस आए थे उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आज 8 जून है और 7 जून को जो केसेस आए थे पूरे भारत में 86,498 केस आए थे कल पूरे भारत में। और 2 महीने में ये एक तरह से सबसे कम केस हैं और 1 लाख से जो कम केस आए हैं, तो बड़ी अच्छी खबर है ये। 86,498 केस आए थे कल पूरे भारत में। 1,82,000 लोग ठीक हुए थे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। महाराष्ट्र में 10,219, कर्नाटका में 11,998, केरला में 9,313, तमिलनाडु में 19,448। तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा केसेस हैं। आंध्र प्रदेश में 4,872, उत्तर प्रदेश में 694 और वेस्ट बंगाल में 5,887। ये मैं पिछले 24 घंटे की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो कल आज सुबह तक जो केस आए थे वो थे ये। दिल्ली में 231 केस आए हैं और छत्तीसगढ़ में 1285, राजस्थान में 629, उड़ीसा में 6,118 कोरोना के केसेस आए थे पिछले 24 घंटों में। गुजरात में 778, मध्य प्रदेश में 571, हरियाणा में 640, बिहार में 762 बिहार में। तेलंगाना में 1933 केस आए थे, पंजाब में 1269, असम में 3,804, झारखंड में 358, उत्तराखंड में 395 और जम्मू कश्मीर में 977। तो हमने सभी राज्यों के बारे में बताया कि किस में कितने केस आए थे। तो ये अब मैंने आपको जानकारी दी, इसलिए आप अभी थोड़ा सावधानी बरतें और लॉकडाउन खुला है तो अभी थोड़ा संयम बरतें और हो सके तो अभी घर पे ही रहें और बहुत ज़रूरी काम हो तभी आप घर से बाहर जाएं। अब ये खबरें मैंने आपको कोरोना के बताई कि भी किस में कितने केस थे, भारत में कितने केस आए। अब कुछ अन्य खबरों पे हम नज़र डालते हैं। आपके कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, या आपके कोई सुझाव है तो आप सुझाव रख सकते हैं। जो पहली जो खबर है अभी, तो वो है कि पीएम मोदी ने, जो नरेंद्र मोदी जी ने कल ऐलान किया था कि भाई अब 75% काम जो केंद्र सरकार है वही देखेगी। कि जो स्टेट्स को जो कोरोना के जो वैक्सीनेशन लगनी थी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पहले जिम्मेदारी लेने के लिए कहा था, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आई, इसलिए सभी काफ़ी स्टेट्स ने निवेदन किया कि भाई केंद्र सरकार को ही ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो कल मोदी जी लाइव आए थे और उन्होंने फिर सबको अपने स्पीच में बताया कि भाई अब केंद्र सरकार 75% जो वैक्सीनेशन है केंद्र सरकार कराएगी फ्री सभी स्टेट्स के लिए, और 25% प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे दिया जाएगा। और हॉस्पिटल भी जो टीके की जो रेट होगा, जिस रेट में वो टीका खरीदेंगे हॉस्पिटल, उससे केवल 150 रुपये एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज ला सकते हैं, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं लगा सकते। तो जैसे सपोज़ आप ये देखिए कि कोविशील्ड का जैसे सब 500 रुपये आप मान के चलते कि हॉस्पिटल ने 500 रुपये ख़रीदा जो टीका कोविशील्ड का, तो उससे 150 रुपये एक्स्ट्रा 650 रुपये वो चार्ज कर सकते, उससे ज़्यादा वो चार्ज नहीं कर सकते। ऐसा मोदी जी ने कल बताया पूरे देश को। विपिन जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और तो उसके
पीएम मोदी के ऐलान के बाद एक्शन में है केंद्र सरकार। 44 करोड़ वैक्सीन के ऑर्डर, कंपनियों को 30% एडवांस। तो 44 करोड़ वैक्सीन के ऑर्डर दे दिए हैं केंद्र सरकार ने, और कंपनियों को 30% जो एडवांस भी दे दिया है इसके लिए। तो इसकी थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता दूं कि पीएम मोदी के राज्यों को मुफ्त में वैक्सीन देने के ऐलान के बाद केंद्र सरकार एक्शन मूड में आ गई है। वैक्सीन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 44 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया है। इसमें 25 करोड़ कोविशील्ड के हैं और 19 करोड़ कोवैक्सीन के शामिल हैं। जो 44 करोड़ जो टीकों के लिए ऑर्डर दिया है, तो 25 करोड़ कोविशील्ड और 19 करोड़ कोवैक्सीन शामिल है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के टीके की 30 करोड़ खुराक खरीदने का भी आदेश दिया है, जो सितंबर तक उपलब्ध होगी। सरकार ने कंपनियों को ऑर्डर की 30% रकम एडवांस में ही जारी कर दी है। और नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ये सूचना दी है। पॉल ने आगे कहा है कि निजी क्षेत्रों अस्पतालों के लिए टीकों की कीमत वैक्सीन निर्माताओं द्वारा तय की जाएगी। जो वैक्सीन बना रहे हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल जो 25% जो टीके खरीदेंगे, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई वैक्सीन निर्माता हैं वो ये डिसाइड करेंगे। वहीं राज्य निजी क्षेत्र द्वारा कुल मांग की निगरानी करेंगे, जिसका अर्थ है कि वे देखेंगे कि उसके पास सुविधाओं का कितना नेटवर्क है और उसे कितनी खुराक की आवश्यकता है। तो ये अपडेट था टीकों के लिए। और पीएम मोदी की जो एक हम आपका जो खबर बताना चाहते हैं, कल हमने भारत की बात संदीप भारती के साथ में आपको कहा था कि अखिलेश जी ने समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो उनके अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने कोरोना का टीका लगवा लिया है। तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। उनके जो पिताजी हैं मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव, उन्होंने कल मेदांता में गुरुग्राम में टीका लगाया था। और उस पे फिर बीजेपी ने टिप्पणी करी थी कि भाई आपके बेटे ने तो ये बोला था कि वो उन्होंने अप्रिशिएट करा कि अपना छाप में टीका लगा लिया, लेकिन जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने ये कहा था कि हम तो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे, और जब हमारी सरकार आएगी 2022 में यूपी में, वो हम सभी के लिए टीका फ्री कर देंगे। तो कल मुलायम सिंह यादव जो पिताजी हैं अखिलेश यादव के, उन्होंने कल गुरुग्राम में टीका लगाया था। और आज जो अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी यू टर्न ले लिया है अपने उस स्टैंड से। वो कह रहे हैं कि भाई टीका ज़रूरी है, अब हम ये स्वास्थ्य के लिए हिसाब से ज़रूरी है, तो ये टीका हम सभी को कह रहे हैं टीका आप लगवाइए और मैं भी टीका लगवाऊंगा। अब ये ऐसा कह रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं, उनको अपना जो बोलते हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ लोग इनको फॉलो करते हैं। तो अगर ये कुछ बोलते हैं तो उनके जो समर्थक हैं उन पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। और अगर ये वैक्सीन के लिए मना करेंगे तो वो भी नहीं लगाएंगे वैक्सीन। तो ये परेशानी है। इसलिए कृपया आप थोड़ा संयम रखिए और देश हित में ऐसे बयान ना दीजिए। पीएम मोदी से मुलाकात पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज मुलाकात करी थी जो पीएम मोदी से उद्धव ठाकरे, जो महाराष्ट्र के सीएम हैं, शिवसेना के जो अध्यक्ष हैं, और उन्होंने और अभी चीफ मिनिस्टर भी हैं महाराष्ट्र के। तो उन्होंने कहा था कि कोई नवाज शरीफ से मिलने नहीं गया था। तो उन्होंने ये जस्टिफाई करा है कि भाई वो कहीं नवाज शरीफ से मिलने नहीं गए थे। और बाकी मैं थोड़ा सा उसका डिटेल बता दूं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलकों में चल रही चर्चाओं पर, तो ये इसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं जैसे बीजेपी और शिवसेना ये कहीं गठबंधन तो नहीं बना रही, क्योंकि अभी जो सरकार बनी है कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की बनी हुई है। तो कुछ लोग ऐसा कयास लगा रहे हैं कि शिवसेना और बीजेपी कहीं ये मिलके तो फिर से सरकार नहीं बनाएंगे, और कांग्रेस और एनसीपी को का गठबंधन छोड़ देंगे शिवसेना, और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार नहीं बना लेंगे। इसलिए जो ठाकरे जी हैं वो मिले हैं नरेंद्र मोदी जी से। तो ये कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे। तो इस पे चर्चाओं पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि इस तरह की मुलाकात में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने ये व्यंग कर के लहजे में कहा कि कोई पाकिस्तान के नेता नवाज शरीफ से मिलने नहीं गए थे। ये कह रहे मोदी जी हमारे देश के नेता हैं और किसी पाकिस्तान के नेता से थोड़ा मिलने गए थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ही उनकी पार्टी और भाजपा अलग हो गए हों, लेकिन संबंध खत्म नहीं हुए। तो अब ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं संबंध खत्म नहीं हुए, क्योंकि कई सालों से इन दोनों का गठबंधन था, जिसके कारण सरकार थी महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की। तो ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे
कि भाई भाजपा अलग, चाहे वो दोनों अलग हो गए लेकिन संबंध खत्म नहीं हुए हैं। ठाकरे ने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ राज्यों के मुद्दों पर मोदी से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में राकंपा के एक वरिष्ठ नेता एवं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और कांग्रेस के अशोक चौहान भी शामिल थे। तो उन्होंने ये मुलाकात करी थी। तो कई लोग ये कयास लगा रहे हैं कि बीजेपी और शिवसेना तो महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना रही है। तो आगे उन्होंने कहा कि उनसे मोदी जी से अकेले में मुलाकात में भी कुछ गलत नहीं है। मैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलने नहीं गया था, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से मिलने गया था। अगर मैं उनसे व्यक्तिगत मुलाकात करने गया था तो इसमें गलत क्या है। तो ये उन्होंने जस्टिफाई करा है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्ष से कई बार उन्होंने मोदी से वार्ता करी है। मुख्यमंत्री पद के मुद्दे पर शिवसेना भाजपा गठबंधन 2019 में टूट गया था। भाजपा के सबसे पुराने गठबंधन सहयोगियों में शामिल शिवसेना के बाद में राकंपा और कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार का गठन किया था। तो एनसीपी क्या कहते हैं और कांग्रेस और शिवसेना मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी और बीजेपी को छोड़ दिया था। अब ये कहीं कयास लगा जा रहे थे। आगे इसका कुछ भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे जरूर। दिल्ली में घर घर राशन योजना को लेकर तकरार जारी है। केजरीवाल ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं नाराज़ है कि भाई जो घर घर राशन की योजना थी वो केंद्र सरकार ने मना कर दिया है। तो ये कह रहे हैं कि ये बड़ा गलत है और केंद्र सरकार को उसको लागू करना चाहिए। दिल्ली में घर घर राशन योजना को लेकर केंद्र सरकार और आम आदमी की सरकार में तकरार लगातार जारी है और अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि दिल्ली में भाजपा घर घर राशन योजना लागू करने नहीं दे रही है। केजरीवाल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि राशन माफियों के तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी से एक तरह से उनके तार जुड़े हुए हैं राशन माफियाओं के, और यही कारण है कि दिल्ली सरकार घर घर राशन पहुँचाने की स्कीम शुरू कर रही है ताकि इन पर लगाम लगाई जा सके। तो वो क्या कहते हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी तो दिल्ली में स्कीम शुरू कर रही है लेकिन उसके तार ऊपर तक जुड़े के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा था कि वह सिर्फ जनता को बरगला रहे हैं। केजरीवाल ने घर घर राशन योजना का पर झूठ बोला है, ऐसा बीजेपी कह रही है, और केंद्र सरकार होम स्टेप डिलीवरी राशन योजना को नहीं रोक रही है। केंद्र सरकार नहीं रोक रही है, ऐसा बीजेपी वाले कह रहे हैं। तो केजरीवाल जी कह रहे कि हमने मोदी जी को चिट्ठी लिखी है ताकि इसको लागू किया जा सके। और केजरीवाल ने लिखा है कि सरकारें पिछले 75 साल से राशन के लिए लोगों को लाइन लगवा रही हैं। महोदय, अनुरोध है कि वे अगले 75 वर्षों तक राशन की कतारों में ना रहें। वे मुझे या आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे, ऐसा केजरीवाल ने लिखा है मोदी जी के लिए। तो ये जो राशन के लिए विवाद चल रहा है उसके ऊपर केजरीवाल जी ने लिखा है। तो आगे कुछ भी अपडेट होगा हम इसको आपको इसके बारे में बताएंगे। और हमारा कहीं ना कहीं मानना है, अगर ये जो दिल्ली सरकार की स्कीम है घर घर तक राशन पहुंचाना, अगर ये सही तरह से इम्प्लीमेंट होती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर लोगों को सुविधा मिल जाए घर घर राशन की तो इसमें बुराई नहीं है, और इस पर केंद्र सरकार को निर्णय लेना चाहिए और आपस में सहमति होनी चाहिए और मिलकर बात करनी चाहिए ताकि जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए और देश का हित सबसे ऊपर होना चाहिए। तो इस पर आपस में इनको बात करनी चाहिए ताकि जनता की भलाई हो सके। और कोरोना टीकों की क्षमताओं के बारे में अफवाहों पर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि सभी वैक्सीन की प्रभावशालिता कमोवेश बराबर है। तो कुछ लोग कह रहे थे कोवैक्सीन अच्छी है, कुछ कह रहे हैं कोविशील्ड अच्छी है, तो सब अपने तर्क दे रहे हैं। तो उस पे डॉक्टर गुलेरिया है जो एम्स के डायरेक्टर हैं, एम्स हॉस्पिटल के दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि भाई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सभी की जो गुणवत्ता है वो एक जैसी सी है, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और बिहार सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मिलेगा 4 लाख रुपए। तो जो परिजन जिनकी मृत्यु हुई है कोरोना की वजह से, तो बिहार सरकार ने बड़ा अच्छा फैसला लिया है और उनको 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। बड़ी अच्छी पहल है और सभी राज्यों को ऐसा करना चाहिए ताकि जो कोरोना में क्षति हुई है पूरे देश को, तो उनके परिवार वालों को मदद मिल सके। और ये जो एम्स के निदेशक हैं गुलेरिया, उन्होंने साफ कर दिया कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर कितना पड़ेगा प्रभाव। तो ये कह रहे हैं कि कई लोग ये
आशंका लगाए बैठे हैं कि भाई तीसरी लहर आएगी, बच्चों पे बड़ा फ़र्क पड़ेगा और बच्चे इम्पेक्टेड होने वाले हैं इससे। लेकिन जो एम्स के निर्देशक हैं, जो डायरेक्टर हैं गुलेरिया जी, तो उन्होंने साफ कर दिया कि भाई कि इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कोरोना की तीसरी, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में बता दूं कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इस पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, मतलब मैं बात कर रहा हूँ, के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बड़ा बयान दिया है। डॉक्टर गुलेरिया ने मंगलवार को कहा कि ऐसा कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं है जो यह बताए कि कोरोना संक्रमण से बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। तो कह रहे हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है कि इससे पता चलता हो कि कोरोना के संक्रमण से बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। एम के निदेशक ने कहा है कि यहाँ तक कि महामारी की दूसरी लहर में ऐसे बच्चे बीमार पड़े जिनकी हल्की बीमारी अथवा अन्य परेशानियाँ थी। तो गुलेरिया ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि भविष्य में बच्चों के संक्रमण का गंभीर खतरा उत्पन्न होगा। तो वो ये कह रहे हैं कि कई लोग जैसे कयास लगा रहे थे कि तीसरी लहर बच्चों के लिए बड़ी घातक है, तो वो इस बात को अभी मना कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी ये जो सिचुएशन देख के हमें लगता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला और बच्चे सेफ रहेंगे। तो गुलेरिया जी ने कहा कि कोरोना महामारी की गिरफ्त में बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, यह बताने वाला देश अथवा दुनिया में कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं है। तो कई जो टीवी चैनल है, अखबार वाले अपना विश्लेषण कर रहे हैं कि तीसरी लहर बच्चों के लिए बड़ी घातक होगी, बच्चों को बचाइए। तो वो एक अननेसेसरी भाई एक दबाव बना रहे हैं और लोगों को बहम का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके लिए गुलेरिया जी कह रहे हैं कि भाई ऐसा कोई डेटा नहीं है देश में या दुनिया में जो कहे कि कोरोना महामारी की गिरफ्त में बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में जो बच्चे बीमार पड़े उनमें से कोई हल्की बीमारी या अन्य परेशानियों से पहले से ही थी। तो ये कह रहे हैं कि उनको जो अभी जो दूसरी लहर में बच्चे जो बीमार हुए थे, कोरोना नहीं था, कईयों को उसको छोटी हल्की दूसरी बीमारियां थी। वो कह रहे मुझे नहीं लगता कि भविष्य में कोरोना से बच्चों के संक्रमण का बड़ा खतरा पैदा होगा, ऐसा गुलेरिया जी ने कहा है। और तो ये अच्छी खबर है कहीं ना कहीं, जैसे जो माता पिताओं को काफ़ी चिंता थी कि भाई बच्चे तीसरी लहर की चपेट में आ सकते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर है। डॉक्टर गुलेरिया है जो एम्स के डायरेक्टर है, उनका ऐसा बयान है कि भाई ऐसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और ऐसा कोई डेटा नहीं है जिसे दिखाएं कि भाई बच्चे ज़्यादा उससे संक्रमित होंगे। और कांग्रेस ने कहा है कि सरकार को सुर्खियां में ज़्यादा परवाह है, डेडलाइन की नहीं है। तो कांग्रेस ने पलटवार किया है। तो ये थोड़ा सा विपक्ष को भी देखना चाहिए कि भाई थोड़ा सा तालमेल बना के चलना चाहिए। आलोचना आप करो पर ऐसी आलोचना ना हो कि जो देश को जिसका नुकसान भरना पड़े। तो यही हमारी राय है कि सभी जो विपक्षी दल भी हैं थोड़ा सा देश हित में सरकार के साथ मिल के काम करें ताकि जनता को फ़ायदा हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 18 वर्ष से अधिक आयु में सभी लोगों के लिए मुफ्त टीके की घोषणा के एक दिन बाद कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार की एकमात्र चिंता सुर्खियों के लिए है, ना कि समय सीमा के लिए। मंगलवार को एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि सरकार केवल शीर्षक के बारे में चिंतित है और ना कि समय सीमा के बारे में। दिसंबर तक टीकाकरण पूरा करने के लिए, तो भाजपा सरकार ने कहा था कि दिसंबर तक हम पूरे देश में टीकाकरण कर देंगे। तो ये कह रहे हैं रमेश जी कि दिसंबर तक टीकाकरण पूरा करने के लिए प्रतिदिन 80 लाख टीकाकरण की आवश्यकता है, लेकिन सवाल यह है कि टीके कहाँ से आएंगे। तो इन्होंने ये सवाल खड़ा कर दिया कि टीके आएंगे कहाँ से। तो अब ये जो भारत सरकार ने जो कहा है कि दिसंबर तक पूरा कर देंगे, तो हमें अब देखना कैसे करेगी। लेकिन हर एक बात पे सवाल उठाना ये मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। हमें थोड़ा सा उनका सपोर्ट करना चाहिए। अगर कुछ कमी है तो हमें उसके साथ मिलकर खड़ा होना चाहिए और जो कमी है उसको पूरा करना चाहिए। ऐसा हमारा मानना है भारत टीवी का। और कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी मैं आपको बता दूं। जो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की पड़पोती को जेल हो गई है, 7 साल की कैद हुई है उनको। 3 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में उनको कैद हो गई है। तो दक्षिण अफ्रीका में रहती है महात्मा गांधी जी की पड़पोती, उनको 7 साल की सज़ा हो गई है। तो इसका अपडेट मैं आपको देता हूँ। आपके भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, या आपके कोई सुझाव है तो आप वो बता सकते हैं। महात्मा गांधी की पड़पोती आशीष लता राम गोविंद, इनका नाम है आशीष लता राम गोविंद, जो पड़पोती महात्मा गांधी जी को 7 साल की जेल हुई है।
साउथ अफ्रीका में डरबन की एक अदालत ने 60 लाख रैंड यानी कि 3 करोड़ 22 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में सोमवार को महात्मा गांधी की पड़पोती को 7 साल की सज़ा सुनाई है। और इस केस में वे 2015 से जमानत पर थी, जो महात्मा गांधी जी की पड़पोती हैं। तो लता राम गोविंद गांधी जी की पड़पोती और मशहूर मानव अधिकार कार्यकर्ता ईला गांधी और मेवा राम गोविंद की बेटी हैं। ये इनके जो लता जी, जो इनके जो पिताजी थे वो ईला गांधी थे, और ईला गांधी और मेवा राम गोविंद की जी की बेटी हैं ये। और इनके जो परदादा थे वो महात्मा गांधी जी थे। तो मेवा राम गोविंद का निधन हो चुका है, इनके पिताजी का निधन हो गया। ईला गांधी को भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों देशों में राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। तो इनकी माता जी को राष्ट्रीय सम्मान भी मिल चुके हैं, दक्षिण अफ्रीका में भी और भारत में भी। दक्षिण अफ्रीका के एक बड़े उद्योगपति SR महाराज ने आशीष लता जिनको 7 साल की सज़ा हुई है, तो एक बड़े उद्योगपति SR महाराज ने आशीष लता पर जालसाजी का केस किया था। महाराज, ये जो SR महाराज है, इनकी न्यू अफ्रीका अलायंस फुटवेयर डिस्ट्रीब्यूशन नाम की कंपनी है, जो जूते, चप्पल, कपड़े और लिनन के आयात, बिक्री और मेकिंग का काम करती है। उनकी कंपनी प्रॉफिट मार्जिन के तहत दूसरी कंपनियों की आर्थिक मदद भी करती है। तो उन्होंने धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया है। तो लता राम गोविंद ने महाराज से 2015 में मुलाकात करी थी। लता ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि उन्होंने भारत से लिनन के 3 कंटेनर मंगाए हैं। ये कंटेनर साउथ अफ्रीका हॉस्पिटल ग्रुप नेट केयर को डिलीवर करना है। लता ने कहा कि उन्हें साउथ अफ्रीका तक कंटेनर लाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो लता जी ने इनसे पैसे लिए थे। उन्होंने SR महाराज को नेट केयर कंपनी से जुड़े दस्तावेज भी दिखाए। नेट केयर कंपनी के दस्तावेज और लता राम गोविंद के परिवार को देखते हुए महाराज ने उनके साथ डील करते हुए पैसे दे दिए। दोनों के बीच प्रॉफिट की हिस्सेदारी की बात भी हुई थी कि जो प्रॉफिट होगा वो कैसे बटेगा। फर्जीवाड़े का पता चलने के बाद कंपनी के डायरेक्टर ने लता के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। 2015 में लता के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय अभियोजन ब्रिगेडियर हंगवानी मुलोदजी ने कहा था कि लता ने इन्वेस्टर को यकीन दिलाने के लिए फर्जी दस्तावेज और चालान दिखाए थे। तो महात्मा गांधी जी की जो पड़पोती थे, उन पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज और चालान दिखाए। भारत से लेने का कोई कंटेनर दक्षिण अफ्रीका नहीं आया। 2015 में लता को 50,000 रैंड यानी कि 2.68 लाख की जमानत राशि पर छोड़ दिया गया था। तो 2015 से वो उन्होंने जमानत राशि जमा कराई थी, 2,68,000 रुपये उन पर छोड़ दिया गया था। लेकिन अब वो आरोप सही साबित हुए हैं और जो महात्मा गांधी जी की जो पड़पोती हैं वो अब 7 साल की उनको सज़ा हो गई है फर्जीवाड़े के केस में। और ये जो धोखाधड़ी का मामला था करीब 3,22,00,000 रुपए का था। आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, या आपके कोई विचार हैं आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। और कोई और जो खबरें मैं आपके सामने रखता हूँ, अगर जब तक आपके कोई सवाल है तो आप पूछें आप, या कोई आपके सुझाव हैं आप वो रखें। पाकिस्तान में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। वैन के नदी में गिरने से गई 17 लोगों की जान, 16 एक ही परिवार के थे। तो ये एक दर्दनाक हादसा पाकिस्तान में हुआ है, जहां एक वैन नदी में गिर गई, 17 लोगों की जान चली गई और 16 लोग एक ही फैमिली के थे। तो ये एक दुखदायक खबर है। और वैष्णो देवी में वैष्णो देवी में आग लग गई है, उसके आसपास मैं आपको एरिया बता दूं कैसे कहाँ ये आग लगी, लेकिन सब लोग सुरक्षित हैं। तो वैष्णो देवी भवन में लगी भीषण आग, केंद्रीय मंत्री बोले आग काबू में, सब कुछ सुरक्षित है। जम्मू कश्मीर स्थित श्री माता वैष्णो देवी भवन में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है और अब स्थिति काबू में है। घटना अब से कुछ देर पहले हुई थी। भवन के कुछ दूर स्थित कैश काउंटर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की बात सामने आई थी वैष्णो देवी में। और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने इस घटना पर कहा है कि
आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन परिसर में आग लगने की वजह से कैश काउंटर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है, लेकिन किसी कोई जान नहीं गई है। ये अच्छी खबर है और आग पे काबू पा लिया गया है। बता दें कि जो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुताबिक यह आग कुछ देर पहले शाम करीब 4:30 बजे लगी थी। आज शाम 4:30 बजे आग लगी थी। मौके पर उपस्थित पुलिस ने बताया कि इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। और गौर करने वाली बात यह है कि हर माह लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी का दर्शन करने आते हैं, लेकिन कोविड-19 संकट के चलते लगाई गई पाबंदियों के दौरान यहाँ हादसा नहीं हुआ। तो ये थोड़ी अच्छी खबर है कि ये लोग वहाँ आए नहीं हुए थे, नहीं तो लाखों लोग वहाँ जाते हैं। तो इसलिए जो कोविड-19 के चलते जो पाबंदियाँ थी, इसलिए लोग वहाँ नहीं गए हुए थे, नहीं तो भगदड़ होने से कुछ और बड़ा हादसा होने की संभावना थी। तो ये कह रहे कि अगर ये नॉर्मल डे होता, अगर कोविड-19 की वजह से कर्फ्यू ना लगाया होता, तो अगर यहाँ लाखों लोगों की भीड़ होती तो यहाँ भगदड़ हो सकती थी, तो वहाँ हादसा काफ़ी बड़ा हो सकता था। और ये खबरें मैंने आपको बताई, तो और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें मैंने आपको बताता हूँ। तो नागरिकता के आवेदन के वक्त किसी भी एजेंसी ने नहीं आया मेहुल चोकसी का नाम, मेलफोर्ड निकोलसन। तो एंटीगुआ के बारे में, एंटीगुआ में जहाँ ये मेहुल चोकसी है, जो भारत के 1350 करोड़ रुपए लेके जो उसका आरोपी है और भगोड़ा है, तो एंटीगुआ में वो बसा हुआ है। तो उस पे एक बयान आया है। तो मेलफोर्ड निकोलसन ने कहा है कि मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता के लिए आवेदन किया था, तब उसका नाम ऐसी किसी भी एजेंसी के सामने नहीं आया था जिससे हमें यह पता चल सकता था कि उसके खिलाफ कोई आरोप थे या नहीं। तो ये कह रहे हैं कि भाई उस टाइम जब इसको मेहुल चोकसी का जब एंटीगुआ गया था, तो उस टाइम इसका नाम किसी ऐसे आरोप, इसके अगेंस्ट कोई ऐसा आरोप नहीं था जिससे पता चले कि ये भगोड़ा है या कोई केस चल रहे हैं। तो ऐसा एंटीगुआ ने कहा है। उन्होंने बताया कि हमने उसे मेहुल चोकसी को इस आधार पर रखा था, एंटीगुआ में रखा था कि उनसे झूठी घोषणा की है, कि उसने झूठी घोषणा की है। वो ये कह रहे कि झूठ बोल दिया उन्होंने एंटीगुआ में, जब भारत से भाग के गए थे मेहुल चोकसी। 13,500 करोड़ के जो आरोप है उनके ऊपर। तो ये कह रहे कि उन्होंने झूठ बोला एंटीगुआ में वहाँ की सदस्यता लेने के लिए। तो इसके बाद हमने उसकी नागरिकता रद्द करने की दिशा में कदम उठाया। मेहुल चोकसी हमारे इस कदम को अदालत में चुनौती दे चुका है। तो ये कह रहे कि जब उनको पता चला एंटीगुआ की जो सरकार को भाई कि ये भगोड़ा है ये तो, और इसके खिलाफ केस चल रहे हैं, तो हमने कदम भी उठाया उसकी जो नागरिकता रद्द करने के लिए। लेकिन इसमें उन्होंने इस बात पर अदालत में चुनौती दे दी। और एंटीगुआ के सूचना मंत्री हैं ये मेलफोर्ड निकोलसन, उन्होंने कहा कि हमने उसे इस बिंदु पर रखा कि उसने झूठी घोषणा की और अपनी नागरिकता रद्द करने के लिए चले गए। उन्होंने इसे अदालत में चुनौती दी है। तो कह रही जब हमें पता चला कि भाई ये ऐसा भगोड़ा है, तो हमने कोर्ट में नागरिकता रद्द करने के लिए क्या कहते हैं आवाज़ उठाई। और वहाँ ये जो मेहुल चोकसी है ये भी कोर्ट में चला गया और इसने कहा कि भाई मैं एंटीगुआ में ही रहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भारत आना नहीं चाहता। भारत सरकार प्रयास कर रही है और हम उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी इसको भारत लाया जाएगा और जो 13,500 करोड़ हमारे भारत के हैं वो जल्द से जल्द भारत को मिल पाएंगे और इसको सज़ा हो पाएगी। और भारत सरकार, हरीश साल्वे है जो वकील है, जो बड़े फेमस वकील हैं भारत के, तो उनसे बात कर रही है कि अगर कोर्ट केस लड़ना पड़ेगा तो वो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके आगे जो भी घटनाक्रम होता है हम आपको इसके बारे में अपडेट करेंगे। और तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, तो फ्रांस के राष्ट्रपति को एक शख्स ने मारा तमाचा, 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। तो ये खबर मैं आपको बताऊंगा कि फ्रांस के काफ़ी यंग है जो राष्ट्रपति हैं, इमैनुअल मैक्रों। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को दक्षिण पूर्वी फ्रांस के ड्रोम क्षेत्र में भीड़ के साथ वॉकआउट सत्र के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा थप्पड़ मारने की घटना सामने आई है।
न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार इस मामले को लेकर 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पकड़े गए लोगों की पूछताछ की जा रही है। तो ये फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति हैं और अगले साल वहाँ चुनाव भी हैं। ये करीब 39-40 साल के हैं जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो वहाँ अगले साल चुनाव है, तो उसके लिए भी प्रमोशन चल रहा है। तो वहाँ किसी शख्स ने इनको तमाचा मारा है, फ्रांस के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, और 2 लोग इसमें गिरफ्तार हो गए। और आपको बता दें कि इमैनुअल मैक्रों को लेकर फ्रांस का एक गुट उनसे नाराज़ है। मैक्रो के कार्यालय ने एक वीडियो की पुष्टि की है जो व्यापक रूप से ऑनलाइन प्रसारित हो रहा है। होटल और रेस्टोरेंट के काम करने के लिए छात्रों को प्रशिक्षण देने वाले एक हाई स्कूल का दौरा करने के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति के बीच में जैसे उनकी प्रतीक्षा कर रहे लोगों का अभिवादन करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में दिखाया गया है कि एक जो आदमी है मैक्रो को थप्पड़ मार रहा है और उनके अंगरक्षक उसे पीछे धकेल रहे हैं और फ्रांसीसी नेता तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये खबर हमने आपको बताई कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उनको तमाचा मार दिया गया है। और अब ये पता नहीं कि भाई जैसे ये प्रमोशन का स्टंट भी होते हैं आजकल, क्योंकि अगले साल वहाँ चुनाव भी हैं। तो इस पे जो भी अपडेट होगा हम आपको आगे बताते रहेंगे। और आपके कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और पाकिस्तानी मूल के परिवार की कनाडा में हत्या पर बोले इमरान। तो एक पाकिस्तान मूल का एक परिवार था, उसकी कनाडा में हत्या हो जाती है। तो इमरान खान जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि पश्चिम देशों में बढ़ रहा है इस्लामोफोबिया। तो उन्होंने ये बयान दिया है। और कुछ अन्य खबरें मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपके कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। राम रहीम जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं और देशद्रोह का भी मुकदमा चला था जिनके ऊपर, तो अभी वो कोविड-19 उनको हो गया था, तो वो अस्पताल में भर्ती है। तो हनीप्रीत है, वो उनसे मिलने के लिए अस्पताल में पहुंची हैं। तो एक ये भी खबर है। तो इसका जो हरियाणा सरकार है, अब कुछ लोग इस पे ये जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं भाई कि जो राम रहीम है वो उससे हनीप्रीत को उससे कैसे मिलने दिया जा रहा है और ये क्यों अलाउ किया जा रहा है। तो सरकार ने कहीं ना कहीं कोई साठगांठ है, इसलिए उसको ऐसा अलाउ किया गया है। और ऐसे भाटियों का ऐसा मानना है कि ऐसे लोगों को कोई छूट नहीं देनी चाहिए। जो देशद्रोही हैं, जो देश के लिए गलत करते हैं, उनको कोई भी छूट नहीं मिलनी चाहिए। और जो सख्त से सख्त कार्रवाई उनके साथ आप करो, क्योंकि देश से ऊपर कुछ नहीं है। और जो दूसरा अपडेट है कि और मैं आपको बड़ा ही महत्वपूर्ण अपडेट बता दूं कि बिना लक्षण मरीज का आइवरमेक्टिव विटामिन और भाप से इलाज नहीं। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि भाई जैसे पीछे कोरोना के इलाज के लिए कुछ जो दवाएं बताई जा रही थी, तो अब उनको मना कर दिया गया है। तो उसकी खबर थोड़ी सी मैं आपको बता दूं। कोरोना के इलाज के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज की गाइडलाइंस में कहा गया है कि बिना लक्षण वाले मरीजों को आइवरमेक्टिन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन HCQ, ध्यान रखना आप, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ये जो दवा बहुत ज़्यादा ली जा रही थी अभी कोरोना के समय में, तो इसको मना कर दिया है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की ज़रूरत नहीं है। तो ये गाइडलाइंस में लिख दिया गया है। और हालांकि पिछले महीने से जारी ICMR की गाइडलाइंस में इनके इस्तेमाल की इजाज़त दी गई थी। तो ICMR ने कहा था भाई कि आप इसको ले सकते हो कोरोना के समय में, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। लेकिन अब जो नई गाइडलाइंस है उसमें इसको मना कर दिया गया है। अब तक बिना लक्षण वाले मरीज होम आइसोलेशन में आइवरमेक्टिन खा रहे थे। अब इसे और HCQ को हटा दिया गया है। कहा गया है कि कोई एंटीबायोटिक नहीं लेनी है, जिंक या मल्टीविटामिन या भाप की ज़रूरत नहीं है। तो ये कह रहे थे कि भाई भाप आप ले सकते हैं कोरोना के समय में, तो वो भी मना कर दिया गया है कि भाप नहीं लेनी है। और बुखार आने पर सिर्फ पैरासीटामोल ही लेनी है। 6 मिनट वॉक टेस्ट की बात भी कही गई है। मरीजों को बिना वजह CT स्कैन कराने की ज़रूरत नहीं है। ये भी जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसमें बताया गया है।
गाइडलाइन में कहा गया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीजों को ही देना है। ये नहीं कि भी सभी रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवा रहे हैं। पीछे हम देख रहे थे जब बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे थे तो कहीं ना कहीं अस्पतालों में डॉक्टर ही कहते हैं रेमडेसिविर का इंजेक्शन का इस्तेमाल करो और वो लगाओ, तो वो ये टीके के लिए मना कर दिया गया है। और पिछले महीने आईसीएमआर ने जो नई गाइडलाइंस जारी की थी उसमें प्लाज्मा थेरेपी हटा दी गई थी। जो प्लाज्मा थेरेपी का भी काफ़ी चलन था, सब ये कहते भी प्लाज्मा डोनेट करो, तो उसको भी आईसीएमआर ने हटा दिया था। लेकिन आइवरमेक्टिव और एचसीक्यू थी और आईसीएमआर की गाइडलाइन में ये दोनों दवा ज़रूर करना चाहिए की लिस्ट में नहीं है, बल्कि ऐसा कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये मैंडेटरी नहीं है, ये इसको ले सकते हैं, अब उसमें डाल दिया है। यह भी लिखा है कि यह कम सबूतों पर आधारित है और डब्ल्यूएचओ पहले ही कोरोना मरीजों के इलाज में आइवरमेक्टिव का इस्तेमाल ना करने की सलाह दे चुका है। तो ये अपडेट है। तो आप कोई भी दवाई लें तो डॉक्टर से पूछ के लें, ऐसे कोई दवाई ना लें। और दिल्ली में 45 प्लस वाले जहां डालते हैं वोट वहीं लग जाएगी वैक्सीन। तो एक ये नई मुहिम चलाई गई है कि जहां वोट डालते हैं जो 45 ईयर्स के प्लस जो लोग हैं वहीं अपनी वैक्सीन वहीं अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं, वैक्सीनेशन हो सकता है। और एनुअल फीस पर प्राइवेट स्कूलों को छूट। जो प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ जो दिल्ली सरकार भी गई थी और कुछ जो पेरेंट्स थे वो गए थे कि भाई जब तक कोरोना है, ये लॉकडाउन है, तो डेवलपमेंट चार्जेस ना लिए जाएं। तो लेकिन हाई कोर्ट ने उसके लिए मना कर दिया है कि कुछ स्कूल जो करीब 440 स्कूल का एक ग्रुप है वो गया था, वो उन्होंने बोला कि भाई हमें जो टीचर्स की फ़ीस देनी है और भी खर्चे हैं स्कूल के, तो इसलिए हमें जो डेवलपमेंट चार्जेस वो लिए जाने चाहिए। तो इस पर अब हाई कोर्ट ने तो हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इसके खिलाफ फैसला दिया है। इस फैसले को दिल्ली सरकार सहित कुछ संगठनों ने चुनौती भी दी थी। कोर्ट के मामले में निजी स्कूल संगठनों को नोटिस जारी किया है। इस पर स्कूलों की ओर से कोर्ट को भरोसा दिलाया गया है कि अगली सुनवाई तक वह मौजूदा नियमों के मुताबिक ही बच्चों को फीस ली जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो दिल्ली सरकार भी इसके अगेंस्ट में थी और ये सही फैसला है। दिल्ली सरकार का कोर्ट में जाना चाहिए था कि बच्चों से ज़्यादा जो डेवलपमेंट चार्जेस है खासकर इस लॉकडाउन के समय में नहीं लेने चाहिए थे। और अमेज़ॉन के जो सीईओ है जेफ बेजोस वो जा रहे हैं अंतरिक्ष में, 20 जुलाई को होंगे रवाना। तो इंस्टाग्राम पर उन्होंने लिखा है कि 5 साल की उम्र से ही स्पेस में जाना चाहता था मैं, जेफ बेजोस, और दुनिया के सबसे अमीर शख्सियत भी हैं। तो उन्होंने ये ऐसा कहा है और अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन की पहली उड़ान में वे सवार होंगे। तो ये अपडेट था, मैंने आपको बताया। और जो खेल के अपडेट भी थे, मैं आपको बताऊंगा कि नीदरलैंड की जो टीम है वो जीत गई है आयरलैंड से। नीदरलैंड और आयरलैंड में जो 3 अभी मुकाबले हुए थे तो 2-1 से नीदरलैंड की टीम जीत गई है। कल का जो मुकाबला था तो वो, और फुटबॉल में एक बड़ी अच्छी खबर आई है। जो फुटबॉल में जो भारत की टीम है उन्होंने बांग्लादेश को 2-0 से कल हरा दिया। ये वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग मुकाबले चल रहे थे और जो 6 टीमें थी उसमें भारत की टीम ने बांग्लादेश की टीम को 2-0 से हरा दिया है। तो सुनील छेत्री ने जो दोनों गोल किए भारत की टीम की तरफ से, और ये अच्छे जो फुटबॉल प्रेमी है और देश के लिए बड़ी अच्छी खबर है। और अगर भारतीय टीम इसके साथ तीसरे स्थान पे आ गई है जो 6 टीमों में, एक अफ़गानिस्तान के साथ मुकाबला भारतीय टीम का और है। तो इन 6 टीमों के जो मुकाबलों में अभी ये पहला मुकाबला भारतीय टीम जीती थी, अन्य 2 उन्होंने जो ड्रॉ भी रहे थे। तो अगर ये तीसरे स्थान पे रहती है तो एशियन जो चैम्पियनशिप के लिए वो क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन जो जो फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप होगा अगले साल, उसमें ये क्वालिफाई अभी नहीं कर पाएंगे इनके मुकाबले, पर कल बड़ा अच्छा प्रदर्शन करा। तो हमारी शुभकामनाएं भारतीय टीम के साथ जिनका अफगानिस्तान के साथ भी एक मैच है। और इंडिया का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ है जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है उसका फाइनल है। तो उस पर भी सबकी नज़रें हैं। भारतीय टीम को उसके लिए शुभकामनाएं हैं कि जो टेस्ट मैच होगा इंग्लैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का, तो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का वो फाइनल है। तो उस पर पूरे देश की नज़रें हैं। और
ये सारी खबरें हमने आपको बताई। तो और भी अगर आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, या आपके कोई सुझाव है तो हमें आप बता सकते हैं। और हम आगे ऐसे ही आपको खबरें सुनाते रहेंगे। और फिर से मैं आपको बता दूं कि अब जैसे ही घर से बाहर निकलें तो ये जो डबल मास्क है आप ये ज़रूर लगाएं। डबल मास्क आप लगाएं और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। जो सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उसका आप पालन करें। और इसी से हमारे परिवार की सुरक्षा होगी, हमारी सुरक्षा होगी। और जो केसेस कम आ रहे हैं तो आगे भी ऐसे केसेस अगर आप चाहते हैं कि कम आए और जल्दी से जल्दी कोरोना पर विजय प्राप्त करी जा सके, तो अपनी और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए जो कोरोना से बचने का प्रयास करें और जितना हो सके अपने घर में ही रहें। तो आप सबका जुड़ने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। भारत की बात संदीप भारतीय के साथ प्रोग्राम में आप सब जुड़े और अपने अपने सवाल रखे, अपने विचार रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपको ऐसी देश विदेश की खबरें बताते रहेंगे। एक निष्पक्ष चैनल है हमारा, तो किसी को सपोर्ट नहीं करते। जो देश हित में काम करेगा उसको हम सपोर्ट करते हैं। तो आपसे कामना करते हैं कि आप भी अच्छे काम करें और देश के हित में काम करें। और इसी के साथ ही मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।